नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हिंदी के प्रश्न को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। ये प्रश्न रीतिकाल से पूछे गए प्रश्न है। तो रीतिकाल से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग परीक्षाओं में प्रश्नों के नीचे आपको देखने को मिलेगा ये कि ये किस परीक्षा में और किस साल पूछे गए थे। तो चले शुरू करते हैं। और इससे पहले हमने कई सारे वीडियो बना रखे हैं प्रश्नोत्तरी क्रम का, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो अवश्य ही देख ले। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकालीन कवि कौन से हैं? तो रीतिकालीन कवि इनमें से कौन से हैं देखना है। तो ऊपर जैसा कि आप देख रहे हैं, नंददास, सूरदास, परमानंद दास, छित स्वामी, ये सभी भक्ति काल के अष्टछाप के कवियों में से नाम है। और आगे भी देख रहे हैं, ऑप्शन तीसरा में है मैथिलीशरण गुप्त, दिनकर, ये आधुनिक काल के कवि है। जायसी, ये सभी आदिकाल के कवि है। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। बिहारी, मतीराम, घनानंद और भूषण, ये रीतिकालीन कवि हैं। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से उनके जीवन काल अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर कवियों के जीवन के काल अनुसार उन्हें आरोहित क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ऑप्शन चौथा में आपको थोड़ा सा मिट गया है, जो केशव दास है, केशव देव सेनापति पद्माकर, चौथा ऑप्शन में ये है। तो आप सभी उत्तर देने की कोशिश करते रहें। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, केशव सेनापति देव पद्माकर। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। केशव दास का जन्म समय है 1555 ईस्वी, सेनापति का 1589 ईस्वी, देव का 1673 ईस्वी, पद्माकर का 1753 ईस्वी। तो इस प्रकार से आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल के मुख्य कवियों में है, तो रीतिकाल के मुख्य कवियों में कौन है? तो मतीराम इनमें जो है वे रीतिकाल के कवि हैं, मुख्य कवियों में से हैं, और अन्य तीनों ऑप्शन गलत है। तो अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण कीजिए। तो आपको रीतिकाल के जो प्रश्न आते हैं उनमें कवियों के जन्म का कालक्रम को जरूर पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को बहुत ही सावधानी से करना है। सावधानी थोड़ा सा करना है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कवियों के जन्म क्रम को याद रखेंगे तो किसी प्रकार से प्रश्न को पूछा जाए आप उसका उत्तर अवश्य ही दे देंगे। तो चले इसका उत्तर को देखते हैं। चौथा प्रश्न का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। रहीम, घनानंद, रसलीन, ठाकुर। तो ये हुआ कवियों का जन्म काल के अनुसार इनका क्रम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम है। तो इन कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम है, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। बिहारी, भूषण, मतीराम, देव। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति। तो रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति कौन सी है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। ये रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति थी। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? तो रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता काव्य में रही है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। अब इसमें कौन सी विशेषता गलत है उसका चयन करना है। ऑप्शन तीसरा गलत विशेषता है, रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है। यही ऑप्शन इसमें से गलत है। तो गलत उत्तर को हमें चुनना है, गलत प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन
सही हो जाएगा। रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? तो रीतिकालीन जो कवि थे इनकी काव्य भाषा थी व्रज भाषा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, व्रज भाषा। अगला प्रश्न है, रीतियुगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद रहा। तो रीतियुगीन कवियों का सर्वाधिक जो प्रिय छंद रहा वह है सवैया। सवैया ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा में श्रृंगारिक कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किस कवि के बारे में लिखा है? तो बताइए, रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के रूप में ऐसा कथन लिखा है? तो उन्होंने द्विजदेव के लिए ऐसा कथन लिखा है। किसके लिए? द्विजदेव के लिए। जिस प्रकार से लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार से समुचित श्रृंगार परंपरा में द्विजदेव जो है वे अंतिम प्रसिद्ध कवि है श्रृंगारिक कवियों की परंपरा में। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा सा मिटा हुआ दिख रहा है, तो मैं इसलिए इसको पढ़ रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर से मैं इसको पढ़ रही हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किस कवि को माना है? तो आचार्य शुक्ल ने किसे माना है? चिंतामणि को इन्होंने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है, उनकी मानना अलग अलग कवियों का है। तो आचार्य शुक्ल सबसे महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य के लिए, तो इन्हें जरूर याद रखना है कि शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को देखने से पहले थोड़ा सा हम इस पे चर्चा करना चाहेंगे कि डॉक्टर भागीरथ मिश्र तथा आचार्य विश्वनाथ ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य केशव दास को माना है। ठीक है, इसे भी याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं क्योंकि अभी इस पे चर्चा हुआ है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो इस प्रकार से ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का समय था। रीतिकाल का समय क्या है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है? तो शुक्ल की ने जिसे माना है तो हिंदी साहित्य में उसको प्रथम स्थान दिया गया है, यानी उनकी मान्यता को, उन्होंने जिस मान्यता को स्वीकार किया है उसे बहुत ही महत्व प्रदान किया गया है हिंदी साहित्य में। तो आचार्य शुक्ल ने जो रीतिकाल का समय माना है 1700 से 1900 विक्रम संवत, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को क्या नाम दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को रीतिकाल नाम दिया, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रीतिकाल। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। किसने कहा है रीतिकाल को श्रृंगार काल? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। अगला जो प्रश्न है, हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है, किसने कहा है? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। वही प्रश्न आया है, फिर से रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने कहा है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? तो रीतिकाल को कलाकाल कहने वाले डॉक्टर रमा
शंकर शुक्ल रसाल। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने कहा है। देखिए ये प्रश्न कितने बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पीजीटी परीक्षा 2004 में भी पूछे गए हैं, यूपीपीसीएस एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में, टीजीटी परीक्षा 2013, एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 प्रथम पाली में भी यही प्रश्न आया था। तो इस प्रकार से प्रीवियस ईयर जो पेपर होता है वो आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें और यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न हिंदी के देखने को मिलेंगे। वे हिंदी के सभी कालखंडों से प्रश्न है। तो अभी हमने आधुनिक काल रीतिकाल के कराए, इसके बाद अब हम आधुनिक काल के कराएंगे। हमने आदिकाल भक्ति काल के करा लिए, अब हम रीतिकाल में करा रहे हैं प्रश्नों के सीरीज को। तो इसका 22 नंबर प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन पहला, मिश्र बंधु ने। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल तथा रीतिकाल को कलाकाल कहा है? किसने कहा है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को इन्होंने जयकाल कहा है और रीतिकाल को कलाकाल कहा है। अगला प्रश्न है, रीतिबद्ध। अब रीतिबद्ध कवियों से कुछ प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें से रीतिकालीन कवि केशव की इनमें से कौन सी प्रबंध काव्य नहीं है। पूछा जा रहा है कि जो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वे सभी ऑप्शन में केशव दास की ही रचनाएं हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है। तो प्रबंध काव्य में रामचंद्रिका ये प्रबंध काव्य है, रसिक प्रिया यह भी प्रबंध काव्य है, ये दोनों प्रबंध काव्य है। और रतन बावनी जहांगीर जस चंद्रिका ये दोनों जो काव्य है ये दोनों मुक्तब काव्य है, मुक्तक। तो इस प्रकार से प्रबंध काव्य नहीं है पूछा जा रहा है। तो दो सी और डी ये दो तो प्रबंध काव्य है, लेकिन ए और बी दो ऑप्शन होने से यह प्रश्न गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन होना चाहिए। तो ए बी दोनों मुक्तक है और सी और डी प्रबंध काव्य है। तो इसे भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? तो किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? रामचंद्रिका। रामचंद्रिका के लेखक कौन है? केशव दास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? अब पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है। तो केशव दास का जो ग्रंथ नहीं है, पहले देखते हैं कि केशव दास का ग्रंथ कौन कौन सा है। तो विज्ञान गीता ये केशव दास का है, रतन बावनी ये भी केशव दास का है, जहांगीर जस चंद्रिका यह भी केशव दास का है, ये भाषा भूषण ये केशव दास का नहीं है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है। तो हमें नहीं उत्तर को चूज करना है। तो इस प्रकार से ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भाषा भूषण यह केशव दास का नहीं है और अन्य ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। रामचंद्रिका के कवि कौन है? तो रामचंद्रिका के कवि कौन से हैं? केशव दास। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, केशव दास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशव दास द्वारा रचित है? अब बताना है कि इसमें से कौन सा ग्रंथ जो है वह केशव दास के द्वारा रचित है। तो विज्ञान गीता जो है वह केशव दास के द्वारा रचित है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को कहा जाता है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, केशव दास। अगला प्रश्न है, कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। तो कवि प्रिया रचना किसने किया है?
केशवदास ने किया है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी के रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है। कौन सा प्रस्थान ग्रंथ है? रस रीति। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, रसिक प्रिया केशवदास। अगला प्रश्न है, विज्ञान गीता के लेखक हैं। तो विज्ञान गीता के लेखक कौन है? केशवदास। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, केशवदास। अगला प्रश्न है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं। तो जहांगीर जस चंद्रिका के जो रचनाकार हैं वे हैं केशवदास। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आचार्य केशवदास। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? नहीं है कौन सा ग्रंथ? तो भाषाभूषण ये केशवदास का नहीं है। भाषाभूषण किसका ग्रंथ है? महाराजा जसवंत सिंह का यह ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है यह? महाराजा जसवंत सिंह। जसवंत सिंह का यह ग्रंथ है। तो एक प्रश्नों के साथ साथ 2-3 प्रश्न भी एक साथ हो रहे हैं, क्योंकि प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, भाषा भूषण ग्रंथ के लेखक कौन है? तो जसवंत सिंह। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? अनेकार्थ मंजरी। अनेकार्थ मंजरी जो है वह केशवदास की नहीं है। ये किसकी है? अनेकार्थ मंजरी के लेखक कौन है? तो नंददास इनके लेखक हैं। और 3 जो रचनाएं हैं वे केशवदास की है, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया और विज्ञान गीता, ये केशवदास की रचना है। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कौन सी रचना केशव की नहीं है? अनेकार्थ मंजरी। और ये तीनों रचनाएं जो हैं वो केशवदास की है। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य है। तो कौन से आचार्य है जो प्रथम और अलंकार निरूपक आचार्य है? आचार्य केशवदास। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तो यह कथन है केशवदास का। देखिए कितने सारे केशवदास से प्रश्न आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्न हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियां किनके द्वारा लिखी गई है? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुवृत भूषण बिनुन विराजई कविता वनिता मीत। इसके लेखक हैं कौन? इनके लेखक हैं केशवदास। ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, सेम प्रश्न रिपीट हुआ है। भूषण बिनुन विराजई कविता बनिता मीत, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो केशवदास का है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया या रखने वाले कौन से कवि हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन पहला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। तो भिखारी दास के द्वारा कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन से हैं? तो बी और डी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। भिखारी दास के दोनों काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य निर्णय और रस सारांश। तो इस प्रकार से 2 ऑप्शन जिसमें रहेगा उस प्रश्न को आयोग गलत साबित करती है, क्योंकि 2 उत्तर, एक प्रश्न का 2 उत्तर होना उचित नहीं है। तो अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? हमें नहीं ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है, कौन सी रचना नहीं है किसकी? तो भिखारी दास की। तो भिखारी दास की भाषा भूषण भिखारी दास की रचना नहीं है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि है?
तो इनमें से रीतिवद्ध कवि भिखारी दास है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, भिखारी दास। अगला प्रश्न है, शतरंज शतिका कृति के रचनाकार है, तो कौन इनके रचनाकार हैं? भिखारी दास। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भिखारी दास। अगला प्रश्न है, भिखारी दास की रचना है। भिखारी दास की रचना कौन है? काव्य निर्णय। पहला प्रश्न ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रस कविता को अंग, भूषण को भूषण सकल काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है भिखारी दास की। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भिखारी दास। अगला प्रश्न है, सगुण अलंकारण सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई। काव्य की यह परिभाषा इनमें से किस आचार्य ने दी है? तो काव्य की यह परिभाषा आचार्य चिंतामणि ने दी है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, चिंतामणि। तो आज के प्रश्न में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हिंदी के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपके लिए यह चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।